स्वागत आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ और हमारे साथ मेहमान है राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आइए अब उस लड़ाई का अपडेट आपको बता दें जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी अपने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 2 बार किया और कहा कि पूरी दुनिया उलझी हुई है लड़ाई में, हर देश अपने लोगों के लिए इंतजाम करने की कोशिशें कर रहा है। मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में सबसे बड़ा अपडेट और दुनिया के लिए बहुत बड़ी और सरदर्द वाली खबर यह है कि इस लड़ाई में हौती लोग भी कूद पड़े हैं। हौती मतलब जो यमन में विद्रोही हैं और वो ईरान के साथी हैं और ईरान की प्रॉक्सी ही कहा जाता है उनको, और अब उन्होंने लाल सागर में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। युद्ध शुरू करने वाले ट्रंप शांति शांति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ना इजराइल मान रहा है, ना वो खुद बम मारने से बाज आ रहे हैं और ना ईरान। दोनों तरफ से भीषण हमले जारी हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव और इस्फहान से लेकर डिमोना, ये इजराइल में है, यहां पर भीषण बॉम्बिंग हो रही है। इस बीच यमन के हौती विद्रोहियों की एंट्री से ये रण और भीषण हो गया। खबर यह है कि यमन के हौती विद्रोहियों ने अब अपने तरफ से ईरान के समर्थन में हमले करने शुरू कर दिए हैं। अभी तक वो केवल धमकियां देते थे, अब उन्होंने एक्चुअली पहला हमला कर दिया। हौतियों ने इजराइल के ऊपर पहली मिसाइल फायर कर दी है। खबर है कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल के डिमोना परमाणु साइट को निशाना बनाते हुए एक मिसाइल फायर की। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के बाद साउथ इजराइल के बीरशेबा और आसपास के कस्बों में सायरन बज रहे हैं। बाकायदा एक वीडियो संदेश जारी किया गया है हूती की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ बताया कि लाल सागर में, रेड सी में अब अमेरिकी और इजरायली सेना को हम टारगेट करेंगे और अगर एक भी मुसलमान को छुआ इजराइल और अमेरिका ने तो हूती आर्मी मोर्चे पर तैनात है और यह भी कहा कि हमारी उंगली समझ लेना ट्रिगर पर ही है। نؤكد أن أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر في أي من الحالات الآتية، انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة، استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد أي بلد مسلم فلن نسمح بذلك، استمرار التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية. خامساً، تحذر القوات المسلحة اليمنية من أي إجراءات ظالمة تهدف لتشديد الحصار على الشعب اليمني। अब ये कितनी बड़ी खबर है, इसका सबसे बड़ा जो समझने की बात है वो ये कि अभी हम सब परेशान हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकलना बंद हो गया। ये ऊपर बैठे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमको दिखाई देता है, ये सऊदी अरब, वो जो पूरा लैंड मास है उसके नीचे एक और स्ट्रेट है, स्ट्रेट मंदाब स्ट्रेट बोलते हैं ना सर उसको, बाब अल मंदाब स्ट्रेट, वहां ये बैठे हैं ईरान के समर्थक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 25% दुनिया का तेल वहां से पास होता था, यहां भी 11-12% दुनिया का वो शिपिंग रूट है, वो यहां भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब आप सोचिए 25% ऊपर बंद, 12% नीचे बंद, 50%, मतलब दुनिया का 35 से 40% ऑयल जिस रूट से आता है वो दोनों शिपिंग रूट बंद हो जाएंगे तो कैसे दुनिया सरवाइव करेगी। और मुझे जो सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है। कैसे हौतियों ने? बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल होना बहुत बड़ी बात है। यार ये तो रेबेल लोग हैं बस। नहीं, हूतीज लगभग 2 लाख रेबल्स हैं, मतलब आप रेबल भी माने तो 2 लाख की फौज है उनके पास। और ये जो है पूरा उस रीजन का, अगर हम यमन की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट के पूरे रीजन को कंट्रोल करते हैं। इनके पास मिसाइल होना बहुत बड़ी बात है और इजराइल तक भेज दी मिसाइल। इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ईरान ने इनके पास ड्रोन्स हैं, इनके पास बाकी सब चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई आप नॉर्मल, तो ये वो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब रोक सकते हैं। अभी उन्होंने ये कहा कि हम इस स्ट्रेट को नहीं रोकेंगे, अभी तक उन्होंने ये कहा है कि हम इसको नहीं रोकेंगे, लेकिन ये संभावनाएं बन जाती हैं क्योंकि वो ईरान के साथ है, ईरान उन्हें हथियार सप्लाई करता है, बाकी सब चीजें सप्लाई करता है। तो ये बात बिल्कुल है कि हूती जो है पहले से कह रहे थे कि वो ईरान के समर्थन में उतरेंगे और अब वो ईरान के समर्थन में उतर आए हैं जब उन्होंने इजराइल पर वो रूट है सर जो रेड सी से होकर के सारा यूरोप का सामान यहां से आता है। नहीं, वही तो है जो नहीं, जो यूरोप जाता है वो तो स्वेज कैनाल के थ्रू निकल जाता है। ये जो आकर के है ना फिर से अरब सागर के तरफ से आकर के निकलता है। देखिए 2 स्ट्रेट, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हुआ और जिसे आप रेड सी कह रहे हैं ना वो गल्फ ऑफ अदान है और नीचे यहाँ यमन है, वो नीचे मैप ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, उधर मत देख लीजिए जी। एक यहां से ऐसे निकल रहा है जहां से 20% निकल रहा है, दूसरा जो है ना वो भी नीचे ही निकल रहा है
और एक उसका दूसरा एंड जो है वो स्वेज कैनाल से जाकर के मेडिटेरेनियन सी में मिल रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? सर वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। ये रेड सी है, ये बाबल मंदाब है, ये ऊपर सुएज कैनाल है, ये देखिए ये ऊपर यूरोप जा रहा है। यूरोप से जो एशिया में सामान आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। यूरोप इसलिए जा रहा है क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के थ्रू जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा शिपिंग रूट है। और यहाँ यमन, यहाँ ये हाउथी विद्रोही जो है उसको चोक कर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात इसमें है। एक बड़ा भाई, फर्क यमन ये है के- ना कि यमन हूती कोना जो बनता है ना, वो जैसे- कोई रूल ऑफ लॉ जो है या रूल ऑफ वॉर है वो तो नहीं मानते ना। कोई फौज होती है, कोई सेना है, ईरान है, इजराइल है, अमेरिका या कोई और भी देश है, तो वो क्या सिविल शिप्स पर हमला करेंगे, नहीं करेंगे, कहां पर उनको अटैक करना है, वो नहीं होता ना। इन्होंने अभी हूतीज कहा के है लिए तो हम कुछ भी। इन्होंने कहा इजराइल और अमेरिका के शिप नहीं निकलने देंगे। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, इसलिए 28 उनके तारीख को जो तो चेतावनी है वो ज्यादा खतरनाक है। सौरभ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल का तर्क भी अटैक करने का यही है कि आपने हिजबुल्ला, हूती, हमास को आपने खड़ा किया है, आप ये न्यूक्लियर बम देखिए, ये लेंगे। सर ये आ गया, मैप आ गया। मैप आ गया, हाँ। वो जो ऊपर आपको चैनल दिखाई दे रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, वो तो आप सब पहचान ही गए इतने दिनों में। और नीचे जो एक ये छोटा सा बीच में आपको दिख रहा है, गैप दिख रहा है जो यमन वहां पर बैठा हुआ है, यमन के पास से, तो जहां पर कोना एकदम नैरो है, रेड सी है और उसके बाद एकदम ये जहां गल्फ पर ऑफ एडन नैरो में है। नीचे 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 आइए। नीचे 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 आइए। नहीं नहीं, ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, हाँ, ऊपर ले हाँ, जाइए, हाँ, ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा और, जो एकदम सखरा कोना है बस वो वहां है। पर यमन है और वहीं पर होती है। और ये रेड सी है, और गल्फ ऊपर ऑफ से रेड एडन सी में वगैरह खुलता है। है ये सारा। तो आपकी ये स्क्रीन बड़ा- में बाईं तरफ जो दिख रहा है वो रेड सी है, लेफ्ट की तरफ जो दिख रहा है वो रेड ऊपर सी की है। साइड रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, नीचे की साइड जो अभी दिखा रहे हैं। और वहां जहां ये जाकर के वो नैरो हो जाता है, वो ये है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदाब। यहां पर बैठे हैं हाउती। और यहां इसी पतली सी आप कह लीजिए बॉटल नेक से मैं आपको बता रहा था 10 से 11% तेल यहां से भी फ्लो होता है। 28 तारीख को जब युद्ध शुरू हुआ था तब ईरान और हुती के लगातार बातचीत चल रही थी और हुती ने उसमें इसको शामिल नहीं हुए फुल थे। साइज फुल स्क्रीन वो ले हुती लीजिएगा। लगातार बड़े वेट कर रहे थे और उनकी ईरान से बातचीत चल रही थी और उन्होंने कई शर्तें ईरान के सामने रखी थी और मुझे लग रहा है कि उनकी जो शर्तें थी वो ईरान ने मान ली है। जब जिस तरीके स्क्वीज कर से दीजिए, मतलब हमें इजराइल और अमेरिका ने बड़ी पिक्चर दिख जाए। ईरान पर हमला किया, हुती की शर्तें मानने के बाद हुती को बड़ा पैसा दिया गया है, हुती को बड़े अधिकार मतलब बैलिस्टिक मिसाइल और तमाम तरह के साधन सुविधाएं दी गई है, बड़े हथियार दिए गए हैं और अब हुती इसके अंदर शामिल हो रहा है। हुती ने अब बैलिस्टिक अगर चला रहा है, हुती तो बना नहीं सकता बैलिस्टिक मिसाइल, निश्चित रूप से ये ईरान ने दिए उसको। और कहा यह भी जा रहा है कि भाई चीन भी इस मामले में ईरान को और हुती को सपोर्ट कर रहा है कि वो इजराइल और अमेरिका पर हमला करे। बट सर, अब जो हुती भी अगर है, ये कह रहा है कि भाई अमेरिका के हम यहाँ बहुत से ही नहीं खतरनाक निकलने बात देंगे, है। तो ये एक बड़ा संकट ट्रंप के सामने खड़ा हो गया है। और ये जो अल्टरनेट जैसे सऊदी अरेबिया का नहीं निकल रहा वहां से ऑयल, तो ये सऊदी अरेबिया जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से तेल निकालता है वो भी यहीं से निकालता है। वो भी तो मतलब अगर ये बंद हो जाएगा तो सारे अल्टरनेट रूट बंद हो जाएंगे। गल्फ के सारे ऑयल को निकालने के जितने अल्टरनेट रास्ते एक हैं बचेगा। सब बंद हो जाएगा। एक बचेगा और वो स्वेज कैनाल के थ्रू, हाँ, कि अगर आप ऊपर यूरोप वो की तरफ तेल मेडिटेरेनियन यूरोप के थ्रू जाएगा, बट वो रास्ता बहुत लंबा रास्ता है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप ईरान में जमीनी सेना उतारने के बारे में सोच रहे हैं। इस बीच ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, कुछ लोगों ने कहा था इनसे यूएस बात कर रहा है, इन्होंने एक चेतावनी दी है। इनका नाम है गालिबाफ साहब। इन्होंने कहा कि जो अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों से अपने बेस छोड़कर फरार हो गया, उसके सैनिक अपने बेस छोड़कर के होटलों में जाकर के रुके हुए हैं, वो अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा तो अपने सैनिकों को कैसे बचा पाएगा। ईरान के स्पीकर ने लिखा है कि मित्र देशों में जो अमेरिकी बेसिस में मौजूद हैं वहां से अमेरिकी सैनिक भाग गए और होटलों में और पार्कों में छिपे हुए हैं। ऐसे में ईरानी जमीन पर दाखिल होना उनके लिए कैसे मुमकिन है। वो तो मतलब वो कह रहे हैं कि तुम ये गल्फ में अपने बेसिस में अपने सैनिकों को नहीं रोक पा रहे हो, वहां खतरा महसूस करके वो लोग होटलों में छिप गए। अच्छा, इसको अमेरिका दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। अमेरिका इसमें ये कह रहा है कि ये धमकी दे रहे हैं कि अब हम गल्फ देशों के होटलों पर अटैक करेंगे, ऐसी जगहों पर हम लोग अटैक ईरान ने करेंगे। कहा और ईरान ये कह रहा है कि हम उन होटलों पे हमला करेंगे जहां अमेरिकी जो रुके सैनिक हुए छुपे हुए उन्होंने हैं। बहुत क्लियर बोला है कि जहां पर जिस होटल में अमेरिकी सैनिक रुके होंगे या अमेरिकी डिप्लोमेट रुके होंगे वहां पर हम हमला करेंगे। तो यह तय है कि जो ट्रम्प ने कहा है कि भाई अभी मैं 5 दिन और युद्ध विराम की घोषणा करता हूं, युद्ध नहीं होगा, तो यह सिर्फ अभी कोरी घोषणा है। युद्ध शुरू है। जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है, इजराइल जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और ट्रम्प जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हम अब जमीन पर सैनिक उतार देंगे, और उसके लिए ईरान ने जिस तरीके से 10 लाख सैनिकों की फौज तैयार कर ली है, तो ये बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए कि आप हवाई युद्ध में तो मतलब ईरान को घुटने के ऊपर ला नहीं सके। अब जमीनी स्तर पर जो इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट एरिया, वहां कैसे अपने सैनिक को आप उतार कर ईरान पे कब्जा करोगे, ये बड़ी चुनौती है। अच्छा, ये ग्राउंड दो लाइन में फोर्सेस को जोड़ दूं लेकर आपको, अमेरिका से, क्योंकि कल रात मेरी अमेरिका में बात हो रही थी, कोई जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं,
तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर ये मैसेज कम्युनिकेट किया है ट्रंप साहब की तरफ से कि ये जो सीज फायर का 10 दिन का टाइम दिया है, ये हमारे मैरीन के जो लोग हैं फौजी, वो वहाँ 10 दिन में पहुँच जाएंगे ईरान के उस इलाके में। 5000 पैराट्रूपर्स वहाँ पर वो उतार रहे हैं और कुल मिलाकर 65,000 सोल्जर्स वहाँ होंगे ईरान में अगले 15 दिन में अमेरिका के। और उसने अमेरिका ने अपनी पूरी तैयारी के लिए, ये ट्रंप की तरफ से रिपब्लिकन को मैसेज है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने और जो और अखबार है उन्होंने भी इसको छापा है कि इस तरह से कि अमेरिका पूरी तैयारी में लगा हुआ है। सर अब लेकिन कन्फ्लिक्टिंग बातें हो रही हैं। देखिए मैं आपको सुनाता हूं, मार्को रूबियो का बयान सुनाइएगा। मार्को रूबियो ने, जो विदेश मंत्री है अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे जो गोल्स हैं इस लड़ाई में, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमने काफी पूरे कर लिए हैं और बाकी जो हमारे लक्ष्य हमको पूरा करने हैं वो हम जमीन पर सेना उतारे बगैर भी पूरा कर लेंगे। तो वो उन्होंने ये सवाल सीधा था कि आप फौज उतारने वाले हैं जमीन पर। उन्होंने जवाब दिया कि हमें जरूरत नहीं है। We're going to destroy their factories that make missiles and rockets and drones. We're going to destroy their navy. We're going to destroy their air force, and we are going to significantly destroy their missile launchers so they can never hide behind these things to get a nuclear weapon. We are achieving all those objectives. We are ahead of schedule on most of them, and we can achieve them without any ground troops, without any. Now, in terms of why there's deployments, number one, the president has to be prepared for multiple contingencies, which I'm not going to discuss in the media. And again, I refer you to the Department of War, who will probably tell you the exact same thing. But we can achieve all of our objectives without ground troops, but we are always going to be prepared to give the president maximum optionality and maximum opportunity to adjust to contingencies should they emerge. इन्होंने दोनों बातें कही। इन्होंने कहा कि हम लड़ाई तो जीत जाएंगे बगैर जमीनी पैदल फौज उतारे भी, लेकिन हम वहां भेज इसलिए रहे हैं अपने सैनिक कि हम हर चीज के लिए तैयार रहना चाहते हैं। क्या बात है? मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं आपको। एक इंटरव्यू छपा है आज, अब्दुल मजीद हकीम इलाही, ये अली खमनी के भारत में रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफिशियल ईरान एम्बेसी। इन्होंने कहा कि अली खमनी के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स हराम है। हाँ, वो तो बोलते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई मतलब ही नहीं। तो फिर ये थ्योरी अमेरिका की पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। ये तो बहस ही। दूसरी बात, उन्होंने ये भी देखिए साफ तौर से उन लोगों का ये कहना है कि हम जो है वो लड़ाई जो है अगर होगी तो हम पूरी तरह से तैयार है, थोड़ा पास तो आओ। हाँ, वो तो कह रहे हैं नजदीक आओ, थोड़ा नजदीक आओ। तो और अगर आप टेरेन को जानते हैं ईरान की, तो पूरी तरह से एक तो हिली टेरेन है एक साइड पर पूरी तरह से, और दूसरी तरफ रेगिस्तान है। सर लेकिन वो आप ठीक कह रहे हैं। वो तो ऐसे में ग्राउंड अटैक करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका तैयारी जो भी करता रहे, अमेरिका ने अभी कहा था कि हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे। आपने क्या किया? आपने उनकी स्टील फैक्ट्रियों पे अटैक किए, आपने उसके जो उनके सिविल न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया। वो कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। दूसरा, कल ही ये भी खबर आई है कि अभी ईरान की 33% ही मिसाइल स्टॉक पाइल डिस्ट्रॉय हुई है। 30 मतलब 35% के करीब ही, मतलब उसके पास 65-70% मिसाइल स्टॉक बाकी है अभी। लेकिन जो मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिससे हमारा सरोकार है उस पर ऐसी बात रूबियो साहब ने बोली, इनकी अमेरिका की विदेश मंत्री ने, आपको शायद गुस्सा भी आएगी सुन करके। ये कह रहे हैं देखो हम इसको खुलवाने के लिए बाकी देशों की मदद कर सकते हैं। बाकी देश कौन? जिनका तेल अटक गया इसकी वजह से, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेन काम तो, असल काम तो उन्हीं को करना पड़ेगा ना जिनका तेल रुका है। हमारा तेल तो साहब पहले से बह रहा था आराम से, तुमने हमला किया तो रुका, और अब तुम कह रहे हो कि हमको ये हमारी जिम्मेदारी है उसको खुलवाना और हम मदद कर देंगे आपकी। तुम्हारी वजह से बंद हुआ, तुम खोलो उसको। युद्ध तुमने शुरू किया है, ये कोई भारत ने, चाइना ने, साउथ कोरिया ने, वियतनाम ने, इन्होंने तो बंद नहीं करवाया जाकर के। सुनिए आप मार्को रूबियो को। I did describe to our allies, however, that immediately after this thing ends, we're done with our objectives, one of the immediate challenges we're going to face is an Iran that may decide that they want to set up a tolling system in the Straits of Hormuz. Not only is this illegal, it's on its world, and it's important that the world have a plan to confront it. The United States is prepared to be a part of that plan. We don't have to lead that plan, but we're happy to be a part of it. These countries have a lot at stake, not just the G7 countries, but countries in Asia and all over the world have a lot at stake and should contribute greatly to that effort to ensure that neither the Straits of Hormuz or frankly any international waterways should ever be something that's controlled or tolled by a nation state or by a terroristic government like the one that exists in Iran today and that radical clerical regime. कह रहे हैं सर आप खुलवाना आपको पड़ेगा, हम मदद करेंगे आपकी।
तो ये तो है जी। नहीं तो उन्होंने कर दिया था ना काम, बंद करवाने का कर दिया ना, वो कितना काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो आज से नहीं कर रहे हैं, वो करीब 2 सप्ताह पहले उन्होंने कहा कि हमारा तो 1% निकलता है वहां से, बाकी तो 99% तो जो है वो भुगते एशिया हमारी के देश जिम्मेदारी में कैसे हैं। हो गई है? बिल्कुल नहीं है, ये तो भागना है, क्योंकि आप समर्थ नहीं हैं, आप ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं सक रहे हैं, आप में वो क्षमता नहीं है, आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को आप 2000 किलोमीटर दूर बिठाए हुए हैं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मान लेते हैं। मैं कहता हूं एक अल्टरनेटिव पर बात कर लें कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आकर के घुस मिलता कहां है? अरब सागर में ही तो है ना। आप ईरान यदि अभी तेल, ईरान तो भी तो अपना सप्लाई कर रहा है, तेल बेच रहा है, वहां तक भी जहाजें आ रही हैं, आप उसको क्यों नहीं चोक कर देते हैं भाई? ये उनके प्लान में है कि ईरान का तेल रोक दिया जाए। नहीं, वही ईरान का तेल रोक दिया जाए, ईरान तक जो और रसद वगैरह पहुंचता है उसको आप अरब सागर में रोक दीजिए। यदि आप जाकर के श्रीलंका में उसके जहाज को मार सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं, तो ये भी तय कर लीजिए कि ईरानी फ्लैग लेकर के जो भी अरब सागर से गुजरेगा हम उसको मार देंगे। सर, पूरी दुनिया जानती है, आपको पता होगा, लेकिन ईरान का तेल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा किस रूट से बिकता है? पाकिस्तान के जरिए, स्मगलिंग से। अमेरिका को नहीं मालूम है, रोके वो उसको स्मगलिंग। मैं वही कह रहा हूं। दूसरी बात, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि यदि चाइना है तो वो चुप रहेगा क्या? अपने जो उससे सामान या रसद भेज रहे हैं उससे चाइना भी कमा रहा है, चाइना से ईरान भी कमा रहा है। यदि उसके ट्रेड को ये होता है तो चाइना भी कूदेगा, फिर खुल करके उसके समर्थन में अपने आएगा, अपने जहाज। चाइना किसी लड़ाई में आया आज तक नहीं आता, लेकिन अपने जहाज को प्रोटेक्शन तो देगा। मैं उतनी बात कह रहा हूं कि फिर इसके यदि अमेरिका वहां अरब सागर में आकर के उसको रोकने की कोशिश करता है, उसके जहाज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो बाकी प्लेयर्स भी जो हैं, ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई कि साहब आप जंग शुरू करके कोई रास्ता बंद करवाओ और फिर पूरी दुनिया से कहो अरे गाड़ी तो तुम्हारी जाती है, यहाँ खोल लो इसको जाकर के। ये जो रूबियो कह रहे हैं वो तो ट्रंप ने भी कहा ना पिछले दिनों, यही बात वो बोल रहे थे ना कि सब लोग आगे आए और वो इसको और आर्टिकुलेट किया, जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम मदद कर देंगे। ये सीधे अमेरिका की हार है। अमेरिका इस बात को समझ गया है कि हम अकेले इजराइल के साथ मिलकर इस रूट को खुलवा नहीं सकते, इसलिए वो चाहता है कि दूसरे देश शामिल हो। ये अमेरिका की हार है, जो अमेरिका छोड़ के भागने वाले। सच में निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर 10 दिन का, अगर 5 दिन का अमेरिका स्पेस ले रहा है युद्ध विराम का, ये तय है अमेरिका उसके अंदर नहीं जाएगा। देश के अंदर ट्रंप का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, मुझे लग रहा है ट्रंप को लग रहा है कि कदम वापस खींचने का समय आ गया। छोटा सा बयान सुना दूं मैं। अब ट्रंप मस्खरी पे आ गए हैं। पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात छूट जाती, एक बड़े अमेरिकी बड़े अखबार ने अपने सोर्सेज से ये बात को कहा है कि ट्रंप अब ईरान से बोर हो गए हैं, ट्रंप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप को लगता है जल्दी से निकलो इससे, अब उनका बहुत इंटरेस्ट ईरान में रह नहीं गया। ये इजराइल की लड़ाई है, ये एशिया के देशों की लड़ाई है, गल्फ कंट्रीज की लड़ाई है, हमें तो जाकर के वहां पे बम गिराने थे, हम कराए। दूसरा, अभी एक जगह बात करते हुए, अब मस्खरी में कहा या गलती से, ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता दिया। सुनिए आप। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said, no, there's no accidents with me, not too many. नो जानबूझ के किया होगा, लेकिन अब ये आदमी मजाक मखौल समझता है लड़ाई को, जंग को। वो ये समझते ना, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका और खुद ट्रंप अपने आप को सबसे पावरफुल समझते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कोई परवाह नहीं है, कुछ भी होगा हम कहीं ना कहीं इसको सेटल कर लेंगे। और उसी बात का माहौल वो वहाँ पर भी बना रहे हैं। दुनिया भर में भी जो रोज रोज ये बात करना, पहले कह रहे थे अकेले लड़ लेंगे, हमने जीत लिए, कितनी बार तो जीत चुके हैं ये वॉर, तो वो तो पहले दिन से जीत रहे हैं। अब फिर वो वार पर आ गए, फिर उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, फिर बोलते नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हम अकेले देख लेंगे। अब आज वो आर्टिकुलेट होकर कह रहे भैया आप, हम एहसान करेंगे आप पर, आप आ जाइए, फिर हम आपकी मदद करेंगे।